ओके, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट अबाउट? ये सब्जेक्ट आपको बेसिकली कहना क्या चाहता है, हम उसके बारे में थोड़ी पहले डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की अगर मैं बात कर लूं इन अ वेरी बेसिक वे, सो इट इज अ स्टडी of how a particular different modules of a system or of a computer are connected to each other, or you can say the format of organization of them, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो ये क्या बोलते हैं, द फॉर्मेट और organization of different modules in a computer system, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक सी भाषा में किया जाए तो ये क्या कहता है कि भैया इट इज जस्ट अ पर्टिकुलर फॉर्मेट और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं विद इन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर, चाहे आप उसको एक कंप्यूटर ले लो, चाहे आप उसको पर्टिकुलरली एक मोबाइल ले लो, चाहे कोई भी डिवाइस ले लो फ्रेंड्स, ठीक है। सो आपके पास कौन कौन से अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मॉड्यूल्स को मैं कंपोनेंट्स भी बोल सकता हूं, ओके। आई कैन से इट एज अ कंपोनेंट्स ऑल्सो, जस्ट अ मिनट, ओके। सो सीएस की अगर मैं या फिर कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला द बेसिक कंपोनेंट जो हमारे पास हमें दिखता है, दिस इज सीपीयू, ओके, विच इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और वी कॉल इट एज अ सीपीयू, ओके। सीपीयू कंट्रोल यूनिट विच इज सीयू, ओके। हम इन सबके बारे में जानेंगे, एक होगा सीपीयू, एक होगा कंट्रोल यूनिट, ओके। फिर तीसरा आता है मेमोरी। मेमोरी मतलब एक ऐसा पोर्शन जहां पर अपना सब कुछ डेटा स्टोर होता है। देन वी हैव रजिस्टर्स, इनपुट आउटपुट, ALU विच इज द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जहां पे सारा कैलकुलेशंस होते हैं। इनपुट आउटपुट मतलब कोई भी आप किसी भी सिस्टम को किसी इनपुट प्रोवाइड करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, ऐसा कुछ, ओके। सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंट कंपोनेंट्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली ये सब्जेक्ट में, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ये जितने भी अलग अलग मैंने जो कंपोनेंट्स बताए, ठीक है, और भी इसके अंदर थोड़े बहुत कंपोनेंट्स भी ऐड हो रहे हैं, ये बहुत बेसिक के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हर एक के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐड होती है, और सबके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे एक सिस्टम या एक कंप्यूटर सिस्टम गिन लो, मोबाइल सिस्टम गिन लो, या कोई भी सिस्टम गिन लो, हाउ डज अ पर्टिकुलर सिस्टम वर्क्स इन दी रियल सेंस, ठीक है, कैसे एक पूरी की पूरी सिस्टम वर्क होती है। Okay, so basically what we are going to understand, we are going to understand about the connection among all of these particular systems, okay, or you can say components. So connection is the word which we are going to understand, okay, or you can say organization. तो ये बेसिकली पूरे सब्जेक्ट का सार हो गया। हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक सीएस के स्टूडेंट्स हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे ये पूरा के पूरा करते हैं, उस कंप्यूटर का एक्चुअल में कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, कौन कौन से इंटरनल मॉड्यूल्स है जो काम होते हैं, और वो सब मॉड्यूल्स कैसे कैसे अपना अपना काम करते हैं। ओके, दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग विच यू शुड बी डूइंग। सो ये तो हो गया अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होगी, किस तरह से रहेगा, ये उन सब की बात है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके गेट में क्या क्या चीजें रहेगा।
ओके अगर मुझे इस पर्टिकुलर चीज को गेट के पर्सपेक्टिव से देखना है, ओके देन व्हाट ऑल थिंग्स डू आई नीड टू टेक केयर। ओके सो सबसे पहली चीज जो गेट में आपके लिए बहुत ज्यादा काम की है वो है इंस्ट्रक्शंस। ये साथ में ही लिखते रहना, इसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट। हम सारे के सारे टॉपिक खाली लिस्ट डाउन कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई क्या क्या हम लोग चीजें करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। Okay, so first of all is the instruction and addressing mode. That would be the first and the foremost thing which we will be doing. Second, जो हम करने वाले हैं, which is basically the cache memory mapping. ठीक है, इसको बड़े आसान सी भाषा में हम लोग मेमोरी मैपिंग भी बोल सकते हैं। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग which we would be doing here, okay, which would be pipeline. पाइपलाइनिंग को दूसरी भाषा में हम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ पैरेलल एग्जीक्यूशन। ओके, सो पाइपलाइनिंग इज बेसिकली द पैरेलल एग्जीक्यूशन विच यू कैन सी। द फोर्थ वन, or you can say the fourth important thing which we will be doing is ALU and data path. Fifth, which is control unit. The sixth one, which is basically the input output. Okay, and the last which we would take into consideration is arithmetic based calculation. ओके, सो इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड सबसे पहले आएगा, कैश मेमोरी मैपिंग सेकंड, पाइपलाइनिंग थर्ड, एएलयू डेटा पाथ फोर्थ, कंट्रोल यूनिट फिफ्थ, इनपुट आउटपुट एंड अरिथमेटिक बेस्ड कैलकुलेशन। ओके, सो इस तरीके से हम 7 इंपॉर्टेंट इसके अंदर आप बोल लो कि टॉपिक है या सब्जेक्ट या फिर इसके अंदर चैप्टर्स यू कैन टेक इट टू कंसिडरेशन। Okay, so first of all we will try to understand about the marking system of the entire subject and हर एक में क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस है। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये जो है these two are very important. This is very important. This is very important. This यू कैन स्किप, क्योंकि इसके ऊपर गेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। कंट्रोल यूनिट यू कैन से इट्स समवॉट इंपॉर्टेंट। तो अगर ऐसा कैसा कोई सीन आता है कि टाइम नहीं बचा है या मतलब यू आर हैविंग अ लैक ऑफ टाइम, देन इसको आप स्किप कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट इट इज इंपॉर्टेंट। अरिथमेटिक बेस्ड कैलकुलेशन, इसको भी इट इज समवॉट। ओके, लेट मी डू इट।
Okay, so this is the structure of the entire COA with respect to Git. So on an average, you can take into consideration for COA, which is around 6 to 12. तो इसके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहते हैं इसके मार्क्स में. ओके, सो कभी कभी ये 8 to 9% या 9 to 10 के आसपास रह जाता है मार्क्स के अराउंड. ओके, बट ये 6 to 12 का वेरिएशन रहता है. 2022 की 23 में इसकी अराउंड चांसेस है 8 to 9 और यू कैन से फ्रॉम 8 to 11. ओके, so that's the particular marking of this particular subject. और ये है उसके सारे के सारे चैप्टर्स जो अपने को अच्छे से करने हैं. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चैप्टर विच इज इंस्ट्रक्शन. लेकिन इंस्ट्रक्शन को करने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेंगे कि एक पूरे के पूरे सिस्टम में कैसे सारे के सारे अलग अलग मॉड्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं और यू कैन से सारे के अलग अलग कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं. सो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर अपने को उसको समझना है तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट बाय द फंडा ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. सो वॉन न्यूमैन ने एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बताया जिसके थ्रू वी कैन एबल टू विजुअलाइज कि अलग अलग मॉड्यूल्स अलग कंपोनेंट्स हाउ आर दे इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम क्विकली. सो उन्होंने क्या कहा, पूरे के पूरे सिस्टम को 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया. ओके, ये वाला सेक्शन इज द मेन कोर पार्ट विच इज सीपीयू, विच वी कॉल एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, दिस इज मेमोरी, दिस इज इनपुट आउटपुट, जिसको मैं आईओ से रिप्रेजेंटेशन करता हूं. ओके, इन दोनों के बीच में एक पतली दीवार टाइप होता है जिसको हम कहते हैं आईओ इंटरफेस. ओके, सो कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट में कौन कौन होते हैं, लेट्स से माउस, कीबोर्ड, ओके, स्पीकर, मॉनिटर, ये सारे के सारे जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है. अभी अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं किसके थ्रू कर रहा हूं, आई एम यूजिंग अ पर्टिकुलर माइक्रोफोन विच इज बेसिकली एन इनपुट डिवाइस. माय सिस्टम इज टेकिंग द इनपुट थ्रू दैट पर्टिकुलर पार्ट. ओके, आप लोग मुझसे कर रहे हो तो अभी आपके पास भी खुद का माइक्रोफोन है आपके सिस्टम पे जिसके थ्रू आप कनेक्टेड हो. ठीक है, तो वो आपको आउटपुट दे रहा है. ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर कनेक्शन विच इज देयर. नाउ हमारे पास होते हैं माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन. आपको जो भी ऐड करना है यू कैन ऐड. देयर आर लॉट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस विच इज प्रेजेंट. आपको जिसको भी ऐड करना है यहां पर ऐड कर दो. मेमोरी में जनरली वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी विच इज सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी. ओके, सो हमारे पास 3 टाइप की मेमोरी है. एसएम मीन्स, जिसको भी नहीं पता है उसके लिए, इट्स अ सेकेंडरी मेमोरी. जनरली वी कॉल इट एज हार्ड डिस्क. ठीक है, अपना जैसे हार्ड डिस्क रहता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी. दिस इज मेन और यू कैन से द प्राइमरी मेमोरी. ओके, एंड दिस इज द कैश मेमोरी. ये अपना मेन कोर कंपोनेंट है विच इज सीपीयू. अब अगर मैं सीपीयू की बात करूं तो सीपीयू के अंदर मेरे पास एक मेन चिप होती है
This chip is basically your control unit. ओके, सो कोई भी सीपीयू में आपके पास एक मेन कंट्रोलिंग डिवाइस रहता है विच वी कॉल इट एज अ कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, जस्ट अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे, कंट्रोल यूनिट इज बेसिकली यूज टू मैनेज और टू हैंडल द एंटायर सिस्टम. ठीक है, सो पूरे के पूरे सिस्टम में कब कहां पे कौन सा काम क्या करेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना है कंट्रोल यूनिट. ठीक है, कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट को भी देखता है, वही कंट्रोल यूनिट मेमोरी को भी देखता है, वही कंट्रोल यूनिट सीपीयू के भी अलग अलग कंपोनेंट्स को देखता है. ठीक है, सो कंट्रोल यूनिट हैज अ पर्टिकुलर पावर टू कम्युनिकेट विथ ऑल ऑफ दिस. ठीक है, जिसके थ्रू भी ये कम्युनिकेट करेगा उसको हम कहेंगे बस. ओके, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ सिस्टम बस, जिसको हम लोग एक सिस्टम बस भी कहेंगे. ओके, तो जनरली जो सिस्टम बस होती है जिसके बारे में मैं यहां पे लिखता हूं, वो 3 टाइप की बसें होती है. ओके, इसका कोई बीआरटीएस उन सबसे लेना देना नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना. ओके, तो सिस्टम बस आर बेसिकली डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस. ओके, सो बहुत ही सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है. डेटा बस जो रहेगा दैट इज यूज फॉर द डेटा ट्रांसफर. ठीक है, मतलब अगर मुझे कोई डेटा यहां से यहां अगर ट्रांसफर करना है तो आई विल यूज अ पर्टिकुलर टू वे डेटा बस. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ इनपुट देना चाहता हूं और मुझे आउटपुट भी चाहिए. ओके, आई एम गिविंग सम इनपुट, मुझे आउटपुट भी चाहिए. ठीक है, देन आई विल यूजिंग अ पर्टिकुलर डेटा बस. ओके, दैट्स द फर्स्ट एंड द वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग. सेकंड आता है एड्रेस बस. एड्रेस भी एक टाइप का डेटा ही है, लेकिन ये क्या होता है कि इट इज यूज्ड मेजरली फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द एड्रेसेस. एड्रेसेस मतलब कौन से एड्रेसेस हो गए? एक्चुअल में आप जो भी डेटा को स्टोर करते हो वो डेटा हमेशा किसी ना किसी एड्रेस या किसी ना किसी लोकेशन पे स्टोर होता है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर एक पर्टिकुलर इंसान का कोई ना कोई घर होता है. ठीक है, जहां पे वो रहता है जिसको हम लोग उसका एड्रेस कहते हैं, उसकी लोकेशन कहते हैं. ठीक है, सो सिमिलरली हर एक पर्टिकुलर डेटा का भी अपना खुद का एक एड्रेस होता है, जो लोकेशन होता है जहां पे वो डेटा स्टोर रहता है. ठीक है, सो एड्रेस बस का काम होता है फॉर ट्रांसफरिंग दैट पर्टिकुलर एड्रेस. ओके, डेटा बस एक्चुअल डेटा पे काम करता है, एड्रेस बस खाली उस एड्रेस पे काम करेगा जिसपे डेटा इज स्टोर्ड. ओके, और कंट्रोल बस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट, जिसका काम क्या रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल की इंफॉर्मेशन पास करें. कंट्रोल की इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, जैसे मैंने कहा कि कंट्रोल यूनिट करता क्या है फ्रेंड्स, कंट्रोल यूनिट इज बेसिकली मैनेजिंग द एंटायर मॉड्यूल, और यू कैन से इट्स बेसिकली मैनेजिंग द एंटायर सिस्टम. ओके, सो वो कैसे हैंडल करेगा? बाय पासिंग द कंट्रोल बेस्ड इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल्स टू द डिफरेंट मॉड्यूल्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सो इसके बारे में थोड़ा फटाफट से लिख देते हैं यहां पर साइड पे. तो जो डेटा होगा, ओके, इफ यू टॉक अबाउट द डेटा बस, इट इज ओनली फॉर द डेटा ट्रांसमिशन. ओके, जो कंट्रोल बस होगी, इफ यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्रोल बस, इट इज फॉर कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स. ओके, इसके अंदर जो पास होता है वो मेजरली होता है कंट्रोल सिग्नल्स. ओके, and the last one is the address bus.
जो सबसे लास्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एड्रेस बस, जिसका काम क्या होता है, इफ यू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर एड्रेस बस, तो एड्रेस बस का काम क्या रहेगा, फॉर पासिंग लोकेशंस. Okay, so address bus is basically, okay, so this is the basic concept related to these three particular buses. Okay, so चलो फटाफट से डायग्राम पे वापस आते हैं. एक बार हमने क्या क्या समझा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं. आईओ देखा, आईओ एक डिवाइसेस होती है जो कनेक्ट करती है टू सीपीयू वाया अ पर्टिकुलर इंटरफेस. आईओ के इंटरफेस से कनेक्ट करती है. ओके, इंटरफेस के लिए क्यों कनेक्ट करती है वो बाद में देखेंगे, नॉट टू वरी अबाउट इट, लेकिन वो कनेक्ट करती है वाया इंटरफेस. यू कैन से लाइक दिस वे. ओके, कंट्रोल यूनिट बेसिकली इज अ वन कॉमन पार्ट ऑफ दिस, जो मेमोरी से भी कनेक्ट करता है और वो आईओ से भी कनेक्ट करता है. किसके थ्रू कनेक्ट करता है, तो भैया ये बस के थ्रू करता है. बस कौन कौन सी है, तो डेटा बस है, कंट्रोल बस है, एंड वी आर हैविंग द एड्रेस बस. Okay, so this is the concept which is there. Okay, simple. Now let's try to understand about the control unit के अलावा कौन कौन से components हैं inside the CPU. So one very common component inside the CPU is the register. So register is the smallest part of memory. ये भी एक तरीके से memory है, ये smallest part of memory है. इसके लिए इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए सीपीयू के अंदर ही फिट हो गया. ओके, और दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर ये सीपीयू के अंदर ही है तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ भी डेटा उठाना है तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा. आई कैन एबल टू टेक द डेटा फ्रॉम हियर इटसेल्फ. ओके, दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, और यू कैन से द बेसिक एडवांटेज ऑफ द रजिस्टर. ओके, सो बेसिकली फास्ट एक्सेस ऑफ डेटा, और यू कैन से द स्मॉल कैरियज ऑफ डेटा इन अ फास्टर वे. दूसरा आता है ALU. ओके, ALU इज बेसिकली द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. इसका काम क्या रहता है, बेसिकली इसका काम ये रहता है कि कोई भी कैलकुलेशन अगर मुझे करना है, इफ आई नीड टू डू एनी कैलकुलेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि आई नीड टू डू 2 + 3. ओके, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है. ओके, ये कोई भी कैलकुलेशन करना है, I will require this aid. Okay. उसके अलावा we are having two very special type of the register जो मेजरली डेटा और एड्रेस बस के साथ काम करते हैं, which are memory data register and memory address register. ठीक है, इन दोनों को एक अलग से एरिया दिया जाता है. ये स्पेसिफिकली एड्रेस बस के साथ काम करेगा, ये स्पेसिफिकली डेटा बस के साथ काम करेगा. ओके, नाउ ये जो मेरा कंट्रोल यूनिट है, इट वुड बी सेंडिंग द कंट्रोल सिग्नल्स टू ईच एंड एवरी. तो वो इसको भी भेजेगा कंट्रोल सिग्नल, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा. ओके, सो दिस आर द बेसिकली अवर कंट्रोल सिग्नल्स. सो वन न्यूमन आर्किटेक्चर गेट में इतना ज्यादा काम का नहीं है, फ्रेंकली आप लोग को बता दूं, बट दिस इज अ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि हम जो भी करने वाले हैं आगे वो सब कैसे कैसे फिट होगा. अगर फ्यूचर में आपको कभी भी कोई बोलता है कि देयर इज सम कंट्रोल यूनिट, तो आपको दिमाग में आएगा कि ये कंट्रोल यूनिट यहाँ पर होती है, वो इस तरह से काम करती है. ठीक है, सो हम बहुत सारे जितने भी कंपोनेंट देखे उन सभी कंपोनेंट पे डिटेल में जाएंगे, तो आपके दिमाग में वो चीज फिट रहेगी कि हाँ भाई ये इस तरह से है, तो आई कैन एबल टू रिलेट टू दिस बाय दिस वे. ओके, सो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मेजरली, नॉट फॉर गेट. गेट में इतना ज्यादा इसका कोई टेंशन मत लेना. ओके, अब अगर मैं बात करूं तो कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम आप लिखते हो. ओके, आपने एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम लिखा. ओके, तो ये प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा प्रोग्राम की बात कर रहा हूं.
मैंने एक लिया इंटीजर a, बाकी का हेडर फुटर जाने देते हैं, हम अभी कल ही बेसिक आइडिया लगाते हैं। a इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस डी। हमने ऐसा कोई भी कैलकुलेशन वाला प्रोग्राम किया, या तो फिर हमने कहीं भी लिखा कि चलो प्रिंट एफ ओके। सो ये अपना मान लो कि छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने कुछ बी सी डी कोई ग्लोबल वेरिएबल है, अभी के लिए कंसिडर कर लो। आई एम जस्ट कंसिडरिंग बी सी डी सम ग्लोबल वेरिएबल विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, सो ये जो प्रोग्राम है ये मैंने मान लो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा। ये प्रोग्राम जब कंपाइल होगा, ओके, वो किस में कन्वर्ट होगा? जब भी कोई प्रोग्राम कंपाइल होता है तो इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल बी कन्वर्टेड इनटू द असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, और उस असेंबली लेवल से it would be converted to the binary format. So the first and the foremost thing, हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम होगा उसको कंपाइल करेंगे, वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में जाएगा, फिर यहां से असेंबलर आता है जो उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ओके, थ्रू आउट दिस कोर्स वी वुड टेक इनटू कंसिडरेशन द असेंबली लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हमें यह समझना है कि लो लेवल पे ये कैसे काम करता है, हाउ डज दिस एंटायर आर्किटेक्चर वर्क्स एट अ लोअर लेवल। ओके, कैसे एक पर्टिकुलर सिस्टम इसको पूरा एग्जीक्यूशन करता है, क्या काम करता है। सो वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन द असेंबली लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज इसीलिए नहीं क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज इज वेरी हार्ड टू डिकोड, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। सो दैट्स वाई फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट वी हैव टेकन द असेंबली लेवल। ओके, सो यू कैन टेक इनटू कंसिडरेशन कि कोई भी इंस्ट्रक्शन, मैं यहां पे बात करता हूं एनी इंस्ट्रक्शन विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस COA और यू कैन से इनसाइड दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट इज एन असेंबली लेवल लैंग्वेज। ओके, तो यहां पर एक स्टैंडर्ड रूल समझ लो, एनी इंस्ट्रक्शन इज द कोड इन असेंबली लेवल लैंग्वेज। You can take into consideration like जैसे माइक्रो प्रोसेसर 8085 8086 में करते थे उसी तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत बेसिकली बहुत पहले के प्रोसेसर से माइक्रो प्रोसेसर 8085 8086 जिस तरह से उसमें करते थे, वी कैन टेक इनटू कंसिडरेशन एवरीथिंग इनटू द असेंबली लैंग्वेज। तो हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। ओके, वी विल फॉलो उसकी करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन को जो हम लोग उसके असेंबली लेवल कोड में बन रहा है। ओके, हम उसके बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि भैया ये असेंबली लेवल कोड में कैसे कैसे इसकी इंस्ट्रक्शन बनेगी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अवर इंस्ट्रक्शन। कोई भी प्रोग्राम बेसिकली कंपाइल होके वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इनटू द असेंबली लेवल प्रोग्राम और असेंबली लेवल कोड जिसका हम लोग यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन कहते हैं। सो पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शन of a particular assembly level code is the instruction part which we will try to understand here. Okay, so हम लोग किसकी इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं? Everybody able to understand इंस्ट्रक्शन क्या होता है? A very basic understanding कि कोई भी इंस्ट्रक्शन in the code in assembly language, assembly level code. Okay, now we can take into consideration that
कोई भी पर्टिकुलर असेंबली लेवल कोड की इंस्ट्रक्शन है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर एक पर्टिकुलर कोड में हमारे इंस्ट्रक्शन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, वैसे यहां पर भी 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, अगर मैं किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो उसके अंदर भी मेरे पास मल्टीपल पार्ट्स होंगे। हमेशा क्या होगा, अगर मेरे पास एक इनिशियली एक डेटा टाइप होना चाहिए, फिर वेरिएबल नेम होना चाहिए, फिर इक्वल टू होना चाहिए। ओके, तो ये अलग अलग पार्ट्स हो गए ऑफ अ पर्टिकुलर व्हाट इंस्ट्रक्शन। ओके, बट असेंबली लेवल में भी उसी तरीके से हमारे पास 3 पार्ट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं addressing modes, opcode, okay, and operands. So we are having 3 types: addressing mode, opcode, and operands. Okay, addressing mode का काम क्या है? Okay, what is the work of the addressing mode? Addressing mode means it will identify the correct location. So addressing mode का काम क्या है? It will identify the correct location which is required. किसकी लोकेशन? Okay, तो location of data. ठीक है। सो अब यार ध्यान से समझ लो, मुझे किसी भी पर्टिकुलर डेटा पे कोई ऑपरेशन करना है तो मैं कोई भी डेटा कहां से फैच करूंगा? उसका कोई ना कोई लोकेशन, कोई ना कोई एड्रेस, कुछ ना कुछ तरीका होगा जहां से मैं उस एड्रेस को फैच करूंगा। ठीक है, तो वो एड्रेस या वो पर्टिकुलर लोकेशन का हेल्प करने में मुझे कौन देगा? एड्रेसिंग। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बोलता हूं ऑपकोड, इट इज द एक्चुअल टास्क टू बी डन। ओके, ये मुझे क्या देगा कि एक्चुअल टास्क मुझे जो करना है वो क्या है। क्या मुझे एडिशन करना है, क्या मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, क्या मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या मुझे एंड ऑपरेशन लगाना है, और ऑपरेशन लगाना है, करना क्या है। ठीक है, ये मुझे समझ में आएगा कि जो भी मुझे करना है उसकी लोकेशन कहां है। ओके, जो भी मुझे करना है उसकी लोकेशन कहां है, बट करना क्या है ये मुझे ऑपकोड बताएगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट समझ लो सब लोग, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी भी इंस्ट्रक्शन को समझना। ठीक है, तीसरा आता है ऑपरेंड्स। ओके, दिस आर बेसिकली द रजिस्टर्स or data. Okay, you can take into consideration these are basically the registers or data on which operation to be done. So ये जो भी ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन करना क्या है। ठीक है, वो इसने बताया, ये बता रहा है कि भैया मेरे कौन कौन से रजिस्टर्स के ऊपर मुझे ये ऑपरेशन करना है, ये कहां पे, मेमोरी में करना है, रजिस्टर में करना है, कहां करना है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि चलो भैया ये पर्टिकुलर लोकेशन से मैं डेटा को उठा के लाऊंगा। ओके, ये मुझे कुछ काम करना है, जैसे मान लो कि एडिशन करना है फॉर एग्जांपल, तो वो एडिशन में किसके ऊपर करूंगा। ठीक है, वो एडिशन में कौन से रजिस्टर पे करूंगा, कौन सी मेमोरी पे करूंगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मुझे यहां से। ओके, सो अभी हम लोग जो एग्जांपल लेंगे उसमें अभी के लिए आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द एड्रेसिंग मोड। तो आप समझ लो कि जो एड्रेसिंग मोड है उसका एड्रेस अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेता हूं जिससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। मैं ऑपकोड और ऑपरेंड्स की बात करता हूं। ऐड करके मेरे पास एक ऑपकोड है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑपकोड भी हो सकते हैं। सब्ट्रैक्शन एक अलग हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन एक अलग हो सकता है, डिवीजन एक अलग हो सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेरे पास ऑपकोड हो सकते हैं, मतलब दी
एक्चुअल टास्क जो मुझे करना है, एडिशन करना है, तो हाँ भैया मैं एडिशन करूंगा। ठीक है, किसके ऊपर करेंगे, तो चलो ठीक है मैं बोल देता हूं कि R1, R2 ये दो रजिस्टर जो भी है, इसका जो भी पर्टिकुलर डेटा है, ठीक है, मैं उसके ऊपर करूंगा। ओके, एड्रेसिंग मोड का स्ट्रक्चर इसमें कैसे आगे फिट होगा वो हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एड्रेसिंग मोड रहने दो, ठीक है। इसके रजिस्टर के जो डेटा है उस डेटा को हम कैसे फैच करेंगे वो काम एड्रेसिंग मोड बताता है। ठीक है, रजिस्टर में डायरेक्ट डेटा भी हो सकता है, इनडायरेक्ट डेटा भी हो सकता है, बहुत सारी तरीके से डेटा हो सकता है। ओके, लेकिन ये हम बाद में देखेंगे कि भैया इसका डेटा कैसे हम लोग फैच करने वाले हैं। ओके, अभी के लिए उसको साइड पे रखो और खाली इतना समझ लो कि भाई ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली हम इसका ये जो ऑपरेशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R2, मतलब हम लोग R1 और R2 दोनों का एडिशन करने के बाद हम उसको R1 में स्टोर कर रहे हैं। ओके, दैट्स द बेसिक स्ट्रक्चर विच वी आर डूइंग हियर। ओके, तो अपना जो मेन काम है वो काम क्या है, दैट वी आर डूइंग दिस R1 R2 एंड वी आर स्टोरिंग दिस। ये प्लस कहां से आया, फ्रॉम एडिशन। ओके, एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग अ सब्ट्रैक्शन R1 R2, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 में क्या स्टोर करेंगे, R1 माइनस R2। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वहां पर फाइनल आउटपुट आपका स्टोर होगा। ठीक है, दैट्स द बेसिक सिनेरियो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वहां पर आपका फाइनल आउटपुट स्टोर होगा और दिस इज द ऑपरेशन विच वी आर डूइंग। ओके, तो इसको ये भी लिख सकते हो कि R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। अब इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो। ओके, एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड ये दो चीज को। एड्रेसिंग मोड्स अभी के लिए भूल जाओ। ठीक है, अभी खाली डेटा कहां से फैच करना है, एड्रेस लोकेशन का हम करता है एड्रेसिंग मोड। हम थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, पहले इन दोनों पे थोड़ा क्लियरली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ कोड ऑपरेंड्स। अब ये जो ऑपरेंड्स है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे। ये जो ऑपरेंड है, मैंने क्या देखा कि भैया ये जो ऑपरेंड है वो दो है। सो आइडियली हमारे पास 4 टाइप की इंस्ट्रक्शंस बन सकती है। वी हैव 4 टाइप की इंस्ट्रक्शन। ओके, विच इज बेसिकली 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस। ओके, तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया जहां पर मेरे पास R1 R2 है, तो मतलब मैंने क्या भी किया, बेसिकली मैंने 2 एड्रेस दी। सो दिस एग्जांपल विच आई हैव गिवन हियर, दिस इज बेसिकली दी 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो हम वैसे अलग अलग टाइप की इंस्ट्रक्शन समझेंगे, 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस कैसे काम करेगी। ओके, और उसके ऊपर हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑफ कोड वी कैन एबल टू एग्जीक्यूट फॉर दिस। ओके, सब लोग ये लिख दो पहले, एनीबॉडी लेफ्ट हाउ टू राइट आउट क्विकली फ्रेंड्स। Okay. Let's try to understand now the different types of the instruction, which is basically the 0 address, 1 address, 2 address and 3 address instructions. Okay, now
भी इंस्ट्रक्शन if it is containing 3 operands, it would be basically the 3 address instruction. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग एड R1 R2 R3. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 3 चीज लिखता हूं विच इज एड R1 R2 R3. सो इट्स बेसिकली दी 3 डिफरेंट एड्रेस इंस्ट्रक्शन. ओके, उसके बाद इफ आई राइट 2 ऑपरेंड्स, it would be basically to address instruction. जैसे हो गया add R1 R2. ओके, सो 3 एड्रेस अपने लिए कैसे बनता है? इट वुड बी बेसिकली R1 R2 R3. ओके, और यहां पर 2 एड्रेस विच इज बेसिकली R1 R2. ओके, सो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन is basically R1 R2 R3. 2 एड्रेस is R1 R2. ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैसे बनेगी, which is basically having 1 operands. ओके, अब अगर मैं एक ऑपरेंड की बात करूंगा, इफ आई से ओनली फॉर 1 ऑपरेंड, तो काम कैसे चलेगा? इस केस में वी हैव अ स्पेशल रजिस्टर known as accumulator, which is the default ALU. Okay, so basically you can say this is the accumulator which is the default ALU. Okay, and the last one is 0 operands. Okay, जिसके अंदर कोई भी 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस की बात. अब मैं 0 ऑपरेंड्स की बात करूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लेट्स से ऐड. सो अगर मैं सिर्फ ऐड की बात करता हूं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द ऐड, तो हो क्या जाएगा? इट इज यूजिंग अनदर स्पेशल ALU स्टैक. सो हर एक 0 एड्रेस ऑपरेंड्स के अंदर we have a particular what we would be having a particular stack. Okay, so 0 address का मतलब ये नहीं होता प्राप्ति की 0 बाइट. Okay, 0 बाइट का मतलब उसमें कोई मेमोरी नहीं होती. ऐसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन which is not storing any particular memory like a constant. You can say like this way. Okay, but यहाँ पर we have a particular memory, सिर्फ एड्रेस इसके अंदर नहीं. ओके, सो ये एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि ये सब चारों के चारों कैसे एक तरीके से एग्जीक्यूट हो सकते हैं. लेट्स से आई वांटेड टू हैव A इक्वल टू B प्लस C इंटू D. ओके, A इज इक्वल टू B प्लस C इंटू D. मैंने एक बहुत ही सिंपल से यहां पर काम किया. ओके, इसी चीज को अगर मैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन पे लिखूंगा, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? C और D, मान लो ये जितने भी है ये चारों चार A B C D, दिस ऑल 4 आर रजिस्टर्स. फॉर सिंप्लिसिटी केस हम लोग इन चारों चार को एक रजिस्टर्स का नाम देते हैं फ्रेंड्स. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अप्लाई द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन CC, मतलब C इंटू सी जो भी डेटा होगा वो आपका किसमें चला जाएगा, C के अंदर चला जाएगा. तो C इज इक्वल टू C इंटू D. यू कैन सी इन अ वेरी सिंपल वे, C और D का मल्टीप्लीकेशन करके वी विल हैव दिस पर्टिकुलर C. देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि हम कैसे कर सकते हैं. सो देखो, अब मेरे पास B करके एक रजिस्टर है और C है जिसमें ये पूरा की पूरा डेटा है, C इंटू D का. तो मैं सीधा क्या कर सकता हूं, एड A कॉमा B कॉमा C. तो बेसिकली क्या हो जाएगा, A वुड बी स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ B प्लस C. अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग. सो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में मैंने ये 2 इंस्ट्रक्शन में मैंने ये काम कर दिया. यही काम जो यहां पे लिखते इस तरह से होता था, सेम टू सेम काम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमने यहां पे उसको स्टोर कर दिया. ओके, सो द सेम थिंग इज बीइंग डन बाय द 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बाय दिस कंसेप्ट. ओके, एनीबॉडी कैन लेट मी नो कि यही काम अगर मुझे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन पे करना होगा तो मैं कैसे कर सकता हूं. ओके, सो बहुत सिंपल सा रूल है. अगर मुझे इसी काम को करना है तो मैं सीधा क्या करूंगा, पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, C कॉमा D. ये क्या हो जाएगा बेसिकली, इट वुड बी बेसिकली C इज इक्वल टू C इंटू D. फिर मैं क्या करूंगा, एडिशन B कॉमा C. मतलब बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू B प्लस C. ओके, उसके बाद द थर्ड स्टेप विच आई वुड बी डूइंग हियर इज बेसिकली जो भी मुझे B में डेटा मिला उस डेटा को आई विल मूव टू A. ओके, सो इट वुड बी बेसिकली सो पहले मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया विच इज दिस ऑपरेशन. उसके बाद व्हाट आई हैव डिड B प्लस C. जो मेरे पास C इंटू D था उसके ऊपर मैंने B लगा दिया और फिर ओके, अगर ये B, C और D वेरिएबल्स को मैं आगे भी कहीं पे यूज करने वाला हूं तो मैं B, C, D की जगह पर इन द रियल वर्ल्ड मैं कोई और वेरिएबल्स में उसकी वैल्यू स्टोर करूं. कोई और टेम्पररी वेरिएबल जैसे T1, T2 जैसे हम लोग लेते हैं उस तरह से मैं T1, T2 वेरिएबल ले लूंगा और ये B, C, D की वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा. ठीक है, ये जस्ट हमें अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था तो इसलिए हमने ये वैल्यू दी. बट इसको अगर आप रियल वर्ल्ड में लेने जाओगे तो B, C, D में तो एक्चुअल में कोई चेंज हो ही नहीं रहा ना फ्रेंड्स. ठीक है, तो अगर मुझे बाद में यूज नहीं करना है देन आई कैन डू दैट. अगर मुझे करना है then what I will do, I will just take into a temporary variable and finally will store it. So one in this instruction में we have a default one which is accumulate. Okay, we have 2 different types of the operations which we are using here. Okay, which are called as the load and store operation. सो लोड एंड स्टोर ऑफ कोड हम लोग यहां पर यूज करेंगे फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर टास्क. ओके, सो हम समझते हैं लोड का मतलब बेसिकली इट्स एलडी, स्टोर इज बेसिकली एसटी. ओके, सो लोड इज बेसिकली एलडी एंड स्टोर एसटी. तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो डी है हमारे पास तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल हैव लोड. तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्यूमुलेटर है विच इज माई डिफॉल्ट रजिस्टर वुड बी लोडिंग द वैल्यू ऑफ डी. ओके, जो भी पर्टिकुलर एक्यूमुलेटर है जो मेरा डिफॉल्ट रजिस्टर है यहां पर डी की वैल्यू आ जाएगी. वेरी सिंपल. उसके बाद ये डी मुझे एक्यूमुलेटर में मिल गया, देन व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई इट विद सी. ओके, सो जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर इनटू सी कर देगा. ओके, एक्यूमुलेटर में क्या था बेसिकली आप समझ लो, डी था पहले इनिशियली,
डी को हमने इंटू सी कर दिया. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू अचीव. नाउ जो भी बी है उसको अपने को एडिशन करवाना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक इनटू कंसीडरेशन एडिशन ऑफ बी. तो जो भी पर्टिकुलर मेरा एक्यूमुलेटर में था वो एक्यूमुलेटर प्लस बी हो गया. ओके, सिंपल. एंड द लास्ट वन इट वुड बी स्टोर ए. तो जो भी मेरा एक्यूमुलेटर का डेटा था वो ए में जाके स्टोर. ओके, जीरो एड्रेस की बात करते हैं. जीरो एड्रेस पे बाय डिफॉल्ट अपने पास एक स्टैक होता है. ओके, अगर मैं स्टैक की बात करूं तो स्टैक इज बेसिकली अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज हैविंग अ पुश एंड अ पॉप ऑपरेशन, और ये लिफो बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो कैसे करेंगे यहां पर. सबसे पहले वी विल टेक इनटू कंसीडरेशन पुश. फॉर एग्जाम्पल हमने सी को पुश किया. सो मेरे स्टैक में, मैं यहां पे साथ में स्टैक बनाता रहता हूं. इनिशियली मेरा स्टैक एम्प्टी होगा. मैंने क्या किया, सी को पुश किया. ओके, तो मेरा सी आ गया उसके अंदर. अब मैं क्या कर रहा हूं, डी को पुश कर रहा हूं. तो मैंने बेसिकली क्या किया, डी को पुश किया. ओके, देन आई हैव अप्लाइड अ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लीकेशन. ये क्या करेगा, टॉप के दो एलिमेंट उठाएगा स्टैक से. ये क्या करेगा, टॉप के दो एलिमेंट स्टैक से मेरे उठाएगा और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, ये जो भी ऑपरेशन मैं बता रहा हूं वो ऑपरेशन करके इट वुड अगेन पुश बैक द रिजल्ट टू स्टैक. ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन करने का फायदा क्या हुआ कि मैं जो भी ये पर्टिकुलर ऑपरेशन है उसका मैं मल्टीप्लाई करके दोनों को पॉप करेगा इंटरनली. सी और डी जो टॉप मोस्ट टू एलिमेंट है उसको पॉप करेगा. डी को राइट हैंड साइड, सी को लेफ्ट हैंड साइड, इस तरीके से, और सी इंटू डी पॉप कर देगा, पुश कर देगा इनसाइड द स्टैक. सिंपल लॉजिक. अब मैं क्या करता हूं, आई विल डू वन मोर पुश ऑपरेशन. मैं किसको पुश करूंगा, आई विल पुश अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बी. तो मैंने बी को पुश किया तो बेसिकली ये इधर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा. नाउ वी विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर एडिशन ऑपरेशन. तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा. ओके, सिंपल. सो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा. एडिशन ऑपरेशन क्या काम करेगा, यहां पे समझ लेते हैं. टॉप मोस्ट टू एलिमेंट को उठाएगा, दोनों के बीच में एडिशन करके मुझे रिजल्ट देगा. ओके, सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव डन दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन ऑफ a plus b plus c into d. एट द लास्ट ऑफ द गेम व्हाट आई विल डू, आई विल पॉप a. तो जो भी मेरा करंट प्रेजेंट है वो a में जाके स्टोर कर देगा. ओके, so this is the way through which I can able to achieve the same task with this zero address instruction. Okay, a very simple understanding. Okay, now आप लोगों ने एक बात नोटिस की, मैंने जब आपको बोला कि वी नीड टू डू समथिंग लाइक दिस, b प्लस सी इंटू डी, ये सेम काम हमने 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में किया, 2 एड्रेस में किया, 1 एड्रेस में किया एंड 0 एड्रेस में किया. ओके, अगर मैं इसी काम को 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में करता हूं तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बने. इफ आई डू द सेम वर्क इन अ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बने थे, एनीबडी कैन लेट मी नो. सो मुझे 2 इंस्ट्रक्शन में मेरा काम हो गया. ओके, इट वॉज डन इन बेसिकली 2 इंस्ट्रक्शंस.
यही काम अगर मैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन पे करा था तो मुझे कितने मिले थे? 3 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस वर रिक्वायर्ड। वेरी गुड, सब लोग जाग रहे हैं। ओके, अगर मैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन पे करूंगा ये सेम काम, ओके, तो कितना बना था? 4 बना था। और 0 एड्रेस पे करूंगा, so what I will be having? I will be having 6 instruction. ओके, तो बहुत सबको समझ में आ गया होगा बात। सिंपल सी बात है यार कि हम लोग जैसे जैसे एड्रेस कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, इसका मीनिंग क्या निकलता है? देखो, हमने एड्रेस कम किए, इसका मतलब क्या कि हमने जो पर्टिकुलर मेरे इंस्ट्रक्शन की स्टोरेज थी उसको हमने रिड्यूस किया। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन में अगर मेरे 3 एड्रेस होंगे तो मुझे उसको 3 एड्रेस की स्टोरेज की जगह देनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो एक एड्रेस को फॉर एन एग्जांपल 2 बीट लगता है। ठीक है, एक एड्रेस लोकेशन को एक रजिस्टर को स्टोर करने के लिए 2 बीट लगता है। तो अगर मेरे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो मुझे 6 बिट देना पड़ेगा। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो मुझे 4 बिट देना पड़ेगा। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो मुझे क्या देना पड़ेगा? आई वुड रिक्वायर 2 बिट। और अगर मेरे पास 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो मुझे उसको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे जैसे मैं साइज को कम कर रहा हूं ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, मेरा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है। मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ा है, इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि भाई जो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम तो लगेगा ही, चाहे कोई भी एड्रेस इंस्ट्रक्शन ले लो। ठीक है, तो उतना ज्यादा टाइम बढ़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि भाई प्रोग्राम में सिर्फ 2 ही इंस्ट्रक्शन है और एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में मान लो 2 सेकंड लगता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इसको कितना लगेगा? 4, इसको कितना लगेगा? 6, इसको कितना लगेगा? 8, इसको 12। ओके, सो अगर हम लोग मेमोरी को कम कर रहे हैं, वी आर हैविंग द इंक्रीमेंट इन द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर हम लोग मेमोरी को बढ़ा रहे हैं, वी आर हैविंग द रिडक्शन इन द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। Okay, so that is why as we are more interested towards the execution time nowadays, we generally use these 2 type of instructions. Okay, so we are not much care about the memory as of now because memory बहुत easily अपने को मिल जाती है। आज की तारीख में you can get a large amount of memory in the practical scenarios, लेकिन टाइम का सबको प्रॉब्लम। ओके, सबको फटाफट आउटकम चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस 2 एज ऑफ नाउ। और 1 and 0 एड्रेस इट नॉट मेजरली यूज्ड। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी आर ट्राइंग टू। अगर कल हमें मेमोरी का प्रॉब्लम आने लगा देन वी नीड टू यूज दिस 2। Okay, so we have a solution for both. Based on our requirement, we need to use it. Okay, a very standard mechanism. Let's now try to understand about the different types of the opcode which is present. तो हमारे पास कौन कौन से different opcodes present है, हम उसके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। So very simple understanding, Pritika. Opcode का मतलब operations, you can say like this way, but majorly it is being said that the major tasks to be done. जैसे कि बोलता हूँ कि multiply एक टास्क है कि मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, एडिशन एक टास्क है, मुझे एडिशन करना है। ठीक है, पुश एक टास्क है जो मुझे क्या करना है, बेसिकली एक तरीके से ऑपरेशन ही हो गया, बट इट्स नॉट द ऑपरेशन ऑफ आवर केस। पुश एक टास्क है जो मुझे क्या करना है, आई नीड टू बेसिकली पुश इनसाइड द व्हाट स्टैक। ओके, मूव एक टास्क है जो मुझे करना क्या है, एक जो पर्टिकुलर डेटा है वहां से वहां पे मूव करना है। सो बेसिकली ऑपकोड इज नथिंग बट द टास्क टू बी डन। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, पूरी कथा होने के बाद ये ना पता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि राम को नहीं कोई पता ना हो। ठीक है, तो राम का पहले ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑपकोड। तो ऑपकोड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जनरली 3 टाइप के ऑपकोड्स होते हैं। ओके, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज वी कॉल्ड एज अ डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस
The second is data manipulation operations. And the third one is the program control operations. ओके, सो ऑपकोड की बात करें तो एक्चुअल टास्क में जनरली हमारे पास ये 3 टाइप के टास्क होते हैं, विच आर ट्रांसफर, मैनिपुलेशन एंड प्रोग्राम कंट्रोल। ट्रांसफर और मैनिपुलेशन मेनली डेटा पे काम करता है और ये पूरा के पूरा प्रोग्राम के कंट्रोलिंग पे काम होता है कि प्रोग्राम कैसे कैसे किस तरह से कहां से कैसे जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीवन क्विकली, ये क्या क्या कौन कौन सा क्या करता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। सो डेटा ट्रांसफर बेसिकली इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट इन विच वी आर ट्रांसफरिंग द डेटा from one register to memory or another register. ओके, ये मैंने रजिस्टर टू मेमोरी या अनदर रजिस्टर लिखा है, तो बट एक्चुअली हमारे पास 4 अलग अलग तरीका होता है डेटा ट्रांसफर का। एक होता है रजिस्टर टू रजिस्टर, एक होता है रजिस्टर टू मेमोरी। मेमोरी मतलब इट कैन बी अ कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम मेमोरी। फॉर नाउ यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, इट कैन बी एनी मेमोरी। मेमोरी मतलब पूरा मेमोरी मैनेजमेंट का कंपोनेंट। ओके, कंफ्यूज मत होना कि कौन सी मेमोरी है, एंड इट कैन बी एनी मेमोरी। जब मेमोरी को देखेंगे तब हम लोग डिटेल में जाएंगे कि भाई कौन सी मेमोरी में कैसे कहां पर होता है, बट अभी के लिए जस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन इट कैन बी एनी मेमोरी। ओके, again memory to some another memory, memory to memory में भी ट्रांसफर हो सकता है, yeah it's possible. Okay, and memory to register. So basically we can have these 4 types of data transfer possible. ठीक है, सो ये 4 में से कोई भी डेटा ट्रांसफर यू कैन एबल टू डू। अब अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए मेरे पास जो मोस्ट कॉमन ऑपकोड है, हमने ऑलरेडी उसमें से कुछ ऑपकोड्स को ऑलरेडी यूज कर लिया है, विच इज बेसिकली लोड। लोड वी हैव ऑलरेडी यूज। लोड क्या करता है, कोई भी पर्टिकुलर डेटा है, कहीं से भी मेमोरी में हो कहीं पे भी हो, वी नीड टू स्टोर इनसाइड द पर्टिकुलर एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो वेरी बेसिक वे इज द लोड। ओके, हमने ऑलरेडी इसका काम देख लिया है। सेकंड इज बेसिकली दिस स्टोर। पर स्टोर क्या करते हैं हम लोग कि जो भी पर्टिकुलर एक्यूमुलेटर का डेटा है उसको हम मेमोरी में स्टोर करें या तो कोई रजिस्टर में स्टोर करें या कहीं पर भी हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। ओके, वेरी सिंपल, लोड, स्टोर। द थर्ड वन विच इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन, हमने ऑलरेडी उसके बारे में देख लिया है, विच इज मूव। मूव फ्रॉम वन पर्टिकुलर रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये हमने ऑलरेडी एग्जांपल के तौर पे इसको हमने देख लिया है। दूसरा, यू कैन यूज फॉर एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब बेसिकली यू कैन से स्वैप, इट इज सेम लाइक अ स्वैप। ओके, अगर मैं आपको 2 रजिस्टर देता हूं, फॉर एग्जांपल ए और बी। ओके, अगर आप उसके अंदर स्वैप करोगे, स्वैप का मतलब क्या हो गया, बेसिकली वी आर टेलिंग कि भैया ए का डेटा बी में चला जाए और बी का डेटा ए में आ जाए। अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग विच वी आर डूइंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्वैप। ओके, एक्सचेंज, उसके बाद स्वैप, उसके बाद वी कैन हैव वन मोर 2 पर्टिकुलर पार्ट विच इज लाइक अ पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप हम लोग ऐसे डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट लेते हैं, but as we are using a particular internal stack, we are taking into consideration as those particular, ठीक है। बट आइडियली ये दोनों जो है दिस आर बेसिकली दी डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑपरेशन। ओके, और उसके अलावा अपने पास कुछ रहता है इन आउट। ये बहुत पुराने में यूज होता था, अभी इतना यूज नहीं होता है। अगर मुझे कुछ भी इनपुट लेना है,
ओके तो जो भी पर्टिकुलर मेरा डेटा है रजिस्टर में या कहीं पर भी मेरा डेटा पड़ा हुआ है, मुझे उसको कहीं पर इनपुट लेना है. ओके, सम स्टैंडर्ड रजिस्टर, सो आई विल बी यूजिंग दिस इन. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई कैन से कि इन यू कैन से फ्रॉम मेमोरी. सो मेमोरी लोकेशन ए पर जो भी मेरा डेटा है, ए में मान लो 100 वैल्यू है. फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि ए में मान लो मेरी 100 वैल्यू है. वो 100 वैल्यू अगर मुझे, सॉरी ये एक और आएगा, किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर जैसे बी में लेनी है, तो आई विल यूज दिस पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट. सो ये सेम काम हम लोग अभी मुंह से कर सकते हैं. ओके, ये थोड़ा पुराना वाला टेक्निक है, इन आउट. वी कैन ऑल्सो यूज दिस वन. ये बहुत पहले यूज होता था, बट आजकल इससे ज्यादा यूज नहीं होता है. वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर मूव फॉर दिस पर्टिकुलर. ठीक है, बट इन आउट में बेनिफिट ये होता है कि दोनों साइड काम करता है. ये राइट टू राइट भी करता है, आउट मतलब लेफ्ट टू राइट. ओके, सो इट विल वर्क इन बोथ द वेज फॉर दिस. अगर आपको वही काम मुंह में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे करना है राइट हैंड साइड उसको लिखो, बाकी को लेफ्ट हैंड साइड लिखो. ओके, द सेम थिंग कैन बी डन बाय मूव, बट दिस इज द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग दिस. ओके, सो दिस आर बेसिकली अवर डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस. ओके, सो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है. हम लोग एक रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, इस तरह से हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं. ओके, और ये सब कुछ बहुत कॉमन उसके क्या है, ऑपकोड्स. और ऑपकोड क्या होता है, फिर से एक बार याद दिला दो फ्रेंड्स, इट्स अ टास्क टू बी डन. टास्क कौन सा करना है मुझे, जैसे मैं लोड बोलता हूँ तो मुझे टास्क क्या करना है, मुझे लोड करना है. किसमें लोड करना है, एक्यूमुलेटर में, समथिंग लाइक दैट. एक्स से ये बोलता हूँ कि मुझे टास्क क्या करना है, इनपुट लेना है. किसमें इनपुट लेना है, बी में. ओके, कहां से, ए से, मेमोरी ऑफ ए से. Okay, now the second one which we are trying to do is a data manipulation operation. Okay, data manipulation क्या करता है, can anybody let me know? नाम से ही समझ में आ सकता है कि भाई data manipulation मतलब क्या हो सकता है. So manipulate का मतलब क्या होगा, कुछ भी चीज को आपको चेंज करना हो या उसके अंदर कोई भी जात का आपको अपग्रेडेशन या अपडेट करना हो, दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ मैनिपुलेशन. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूं तो वी आर changing any data is called मैनिपुलेशन. ठीक है, हम कहीं पर भी कोई भी पर्टिकुलर चेंज करते हैं या तो फिर हम कहीं पर भी कोई भी टाइप की अपडेशन करते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ मैनिपुलेशन. ओके, और यू कैन ऑल्सो से अपडेशन. ओके, मैनिपुलेशन में जनरली आपके पास 3 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं. तो डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास 3 टाइप के मेजर ऑपरेशंस होते हैं, विच आर बेसिकली अरिथमेटिक, ऑपरेशंस, logical operations and shift operations. ओके, सो जनरली हमारे पास 3 टाइप के ऑपरेशंस रहेंगे, अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड शिफ्ट. ओके, अरिथमेटिक सबको पता है. अरिथमेटिक में हम लोग क्या होता है, जैसे हमने किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये जितने भी हमने ये सब करते हैं जहां पे हम लोग को भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जिसका मैं एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस,
ओके, मेजरली इतने रहते हैं इसके अंदर। ब्रैकेट्स भी एक अलग से रह सकता है अगर आपको कोई करना हो तो, जिसको हम BR कहते हैं। बड़ी इतना कोई ज्यादा यूज नहीं होता, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स में यूज होता है, जहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं ना, ब्रैकेट्स लगा दिया दोनों के बीच में, ठीक है। इसका थोड़ी सी ट्रिकी सिंटेक्स होता है, तो अभी के लिए उसको भूल जाओ। सो हम लोग बेसिकली ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडल, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिए है। ये उसी तरीके से ये सब काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं, तो लॉजिकल ऑपरेशंस वो सारे ऑपरेशंस है विच वी आर डूइंग इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर डिजिटल सर्किट आपके पास है तो हम वहां पर क्या क्या ऑपरेशंस लगाते हैं। लेट्स से वी हैव दैट एंड, ओके, डिजिटल सर्किट या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, एंड देन वी आर डूइंग ऑर, NAND, NOR, XOR। आपने जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस आपने लगा दिए, which you can able to apply on two particular data bit by bit। ओके, ये हमेशा आपका बिट बाय बिट ऑपरेशंस परफॉर्म। Okay, that's what we called as our concept related to the लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, सो समझने की बात है, एरिथमेटिक, ऐड, सब, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, जितने भी हम लोग करते हैं, जितने भी हम लोग कैलकुलेशन काम करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या कह लेंगे, वी कॉल इट एज एन एरिथमेटिक। लॉजिकल, जहां पे हम लोग डिजिटल सर्किट्स के बेस पर अप्लाई करते हैं, दिस इज ऑल रिलेटेड विद द डिजिटल सर्किट्स। ओके, शिफ्ट ऑपरेशन, जहां पे हम लोग बिट बाय बिट शिफ्ट करते हैं। जैसे कि होता है शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, एरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, ओके, एरिथमेटिक शिफ्ट राइट, इस तरह से ऑपरेशंस बनते हैं। ओके, सो हम यहां पर शिफ्ट ऑपरेशंस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़े से ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो थोड़े ज्यादा काम के भी आते हैं और ये थोड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं। ओके, ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी को जरूरत होगी रिलेटेड टू दिस। इफ एनीबडी रिक्वायर फॉर एनी एग्जांपल दे कैन डू इट। ओके, तो मुझे बता देना। वैसे तो इसकी किसी को जरूरत होगी नहीं, क्योंकि ये बहुत कॉमन से ऑपरेशन जो हम हर बार करते आ रहे हैं, हर बार कैलकुलेशन में इस चीज को करते हैं, नथिंग एल्स। एंड ये भी बहुत कॉमन है, एंड और नॉट, ये सब सबको पता है कि भैया एंड में क्या होता है, और में क्या होता है, नॉर में क्या होता है, नॉट में क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इज बीइंग नोन टू एवरीबॉडी। This is where sometimes the problem come into picture. So we will try to identify about the shift operations in detail. कि अलग अलग शिफ्ट ऑपरेशंस है, तो ये भी बिट बाय बिट ही होता है, इट्स अ बिट बाय बिट शिफ्ट। लेकिन ये कैसे एक्चुअल में वर्क होता है, क्या डिफरेंस आता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इतना लिख दो कि अलग अलग कितने कितने टाइप के डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन है और ये क्या क्या होता है, और उसमें एरिथमेटिक, लॉजिकल और शिफ्ट कैसे वर्क करता है। इनसाइड द डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन। शिफ्ट के दो बहुत ही कॉमन है, जिसके बारे में सबको आइडिया होगा, हम थोड़ा फटाफट से उसका अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। दिस इज वी कॉल्ड एज अ शिफ्ट लेफ्ट, दिस इज वी कॉल्ड एज अ शिफ्ट राइट। ओके, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट बाय डिफॉल्ट ये लॉजिकल पे करेगा। By default it works on the logical one. Okay, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूं कि I am having a variable or you can say the register A, जिसका डेटा मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट कर देता हूं, which is let's say 101101।
इसका डेटा बाइनरी में ही रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं करता हूं SHLA, ठीक है, तो क्या हो जाएगा शिफ्ट लेफ्ट, तो बेसिकली क्या हो गया 101101, तो ए में क्या आ जाएगा, एक एक सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। ओके, एंड द लास्ट बिट इज 0, दिस वन इज लॉस्ट। ओके, सो अगर मेरे पास शिफ्ट लेफ्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो एक एक होगा ये लॉस्ट होके सब एक एक लेफ्ट साइड चला जाएगा। अब सब लोग को शिफ्ट राइट का आइडिया ही चुका होगा, हाउ वी आर डूइंग इन द केस ऑफ द शिफ्ट राइट। अगर मैं SHRA करता हूं और यही मेरा डेटा है विच इज 101101, तो मैं क्या करूंगा, आई विल डू 11 शिफ्ट राइट। ओके, एंड द स्टार्टिंग इज दिस 0, तो ये वाला जो एंडिंग वाला जो 1 है वो लॉस्ट हो गया। ओके, अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द शिफ्ट। तो शिफ्ट कैसे काम करता है, बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग। लेफ्ट मतलब एक एक लेफ्ट गया, राइट मतलब एक एक राइट गया। ओके, सिंपल है। उसी तरीके से दो आते हैं, रोटेट लेफ्ट एंड रोटेट राइट। ठीक है, रोटेट लेफ्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं उसी तरह के एक और लेता हूं, रोटेट लेफ्ट विच कहते हैं ROR, ओके, विच इज रोटेट, RO इज फॉर रोटेट एंड L फॉर लेफ्ट, ओके, विच इज बेसिकली यहाँ पे लिख भी देते हैं, रोटेट लेफ्ट अगर मैं A करता हूं तो अब इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस समझ लो, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। हम लोग क्या करते हैं 101101, अब मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट लेफ्ट कर रहा हूं। इफ आई एम डूइंग अ पर्टिकुलर कंसेप्ट रिलेटेड टू द रोटेट लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, ये 0 तो इधर आएगा, ये 1 इधर, ये 1 इधर, ये 0 और ये 1। ये वाला जो 1 है वो रोटेट होके यहां आ जाएगा। डिफरेंस दोनों में ध्यान से समझ लो। इसमें ये वाला जो 1 था इट वॉज बेसिकली लॉस्ट, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ये वाला 1 था वो घूम फिर के यहां गया। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द रोटेट। इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दोनों में कौन सा कहां पर किस तरह से होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पार्ट। सिमिलरली अगर रोटेट राइट का कर लेंगे तो आप लोग को समझ आ ही चुका होगा। सब लोग यहां से चले जाएंगे 1010, बचा ये वाला इसमें लॉस्ट हो गया था, इसमें घूम फिर के यहां आ जाएगा और इधर आ जाएगा। ओके, सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन। अगर मैं एरिथमेटिक लेता हूं, ठीक है, सो हमेशा द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसको हम MSB भी कहते हैं, the most significant bit represents sign, वो मुझे साइन रिप्रेजेंट करेगी। मतलब मुझे वो रिप्रेजेंट करेगी कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो नंबर मेरा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके, अगर वो 0 हुआ इट मीन्स द नंबर इज पॉजिटिव, अगर वो 1 हुआ इट मीन्स द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, सो अगर मैं किसी भी कंडीशन में एरिथमेटिक शिफ्ट राइट करता हूं ऑन द सेम वेरिएबल ए, जिसका वैल्यू था 101101, ओके, अगर मैं एरिथमेटिक शिफ्ट राइट करता हूं, दिस इज एरिथमेटिक, ए का मतलब होता है एरिथमेटिक, अगर मैं एरिथमेटिक शिफ्ट राइट करता हूं ऑन ए, तो समझ लो कैसे होगा। ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यहां पर, इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ये मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग माई साइन बिट।
ओके, शिफ्ट राइट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे वर्क करेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो 1 का जगह 1 ही रहेगा, ये 1 इधर आ जाएगा, 0 1 ठीक है। जब भी शिफ्ट राइट करते थे तो पहले राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड करते थे और ये 0 हो जाता था, ठीक है, बड़ी, और ये लास्ट वाला लॉस्ट होता था। तो सेम कंसेप्ट फॉलोस हियर, ठीक है। यहां पर रोटेशन का कंसेप्ट नहीं वर्क कर सकता, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि रोटेशन हमेशा पहले पे करता है, ठीक है। कहीं से भी रोटेशन पहले या लास्ट में करेगा, और पहली बीट तो हमेशा आपकी साइन बीट है, तो उसको उठा के कहीं और डाल भी नहीं सकते, कहीं एंड में रख भी नहीं सकते, और लास्ट की बीट उठा के फर्स्ट में भी नहीं कर सकते, वरना साइन का प्रॉब्लम हो जाएगा। इट्स नॉट द डेटा, इट्स द साइन। सो अगर एरिथमेटिक शिफ्ट राइट हुआ तो ये इस तरह से चलेगा। अगर मुझे इसी डेटा पे करना है एरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट ऑन ए डेटा, इसी डेटा पे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द एरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट। ओके राइट, बहुत सिंपल था, कोई तो ज्यादा रामायण नहीं है। डेटा क्या है, ओके अब यहां पर ध्यान से देखते हैं। शिफ्ट लेफ्ट होता क्या है फ्रेंड्स, एक एक लेफ्ट होता है, एक एक लेफ्ट होता है, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है वो लॉस्ट हो जाती है, उड़ जाती है। इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो दोनों है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड, ठीक है, ये जो दोनों है ये दोनों डिफरेंट है। ओके ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो दोनों है वो डिफरेंट है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट एंड द सेकंड राइट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, बोथ आर डिफरेंट। ये दिखेगा कि बोथ आर डिफरेंट। ओके इस केस में इट इज नॉट पॉसिबल। तो कभी भी अगर आपको एरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट आए, ठीक है, और ये आए कि भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखो और उसके बाजू में बिट को देखो, अगर ये दोनों बिट डिफरेंट है, ओके देन इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी साइन रिप्रेजेंट करती है और उसके बाजू वाली बिट आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, इट विल रिप्रेजेंट द डेटा, ठीक है। सो डेटा को साइन से हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं फंक्शनली इफ बोथ आर डिफरेंट। ओके अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लिया SHAL ऑफ सम पर्टिकुलर अदर डेटा जिसमें 0 0 1 0 1 1 है, ठीक है। ये किसी भी और वेरिएबल में समझ लो कि किसी और पर्टिकुलर रजिस्टर में है 0 0 1 0 1 1। अब इस केस में हम ध्यान से देखेंगे तो पहले की जो दो बिट है बोथ आर सेम। ओके पहले की जो दो बिट है बोथ आर पर्टिकुलरली सेम, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दिस केस वी विल डू द सेम वे एज वी आर डूइंग फॉर लॉजिक। ओके एज द साइन इज सेम वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। दोनों सेम था तो हमें दिक्कत नहीं आया, वी कैन से दैट बोथ आर सेम, सो डू द सेम एज लॉजिकल। जैसे हम लोग लॉजिकल में कर रहे थे उसी तरीके से डू हियर ऑल्सो। Okay, so the way we are doing in the case of the logical, the same would be followed here. Okay, everybody able to understand how we are doing the arithmetic shift right and shift left? तो shift right थोड़ा सा हटके है, हर बार पॉसिबल है shift right। उसमें आपको करना क्या है, इसको जो लास्ट वाला है उसको लॉस हो जाएगा, दैट इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, बट इसको उधर ही कॉपी करना है, फिर इधर बाय डिफॉल्ट हम लोग जीरो जो करते थे वो जीरो नहीं आएगा। ओके याद रखना, इट डिपेंड्स अपॉन द साइन, हियर इट वॉन्ट बी बाय डिफॉल्ट जीरो। ये पहले लिखना रह गया था बस समझ ही गए होंगे, ठीक है। यहां पर वी नीड टू चेक इन सर्टेन सिनेरियोस इट विल नॉट पॉसिबल,
ओके, एंड सर्टेन सिनेरियोस इट वुड बी पॉसिबल। ओके, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखो, बहुत ही सिंपल है। राइट हैंड साइड मतलब आप एक एक बीट राइट हैंड साइड करेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड मतलब एक एक बीट आप लेफ्ट हैंड साइड करेंगे बीट। सिंपल लॉजिक समझो ध्यान से। अब SHAL बेसिकली हम जब भी कोई SHAL करते हैं, ध्यान से समझ लो, आप मोस्ट टू बीट को देखोगे सबसे पहले। अगर वो दोनों डिफरेंट है, इफ दिस टू बीट्स आर डिफरेंट, वी नीड टू डायरेक्टली से दैट नॉट पॉसिबल। ओके, बोथ आर डिफरेंट, इसके बदौलत मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर मैं 001011 को SHAR करूंगा, लेट्स से मैं यहां पर करता हूं, लेट्स से इसको रख करके, लेट्स ट्राई टू डू दिव्या 001011। ओके, सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं SHAR करता हूं, इस जीरो को जीरो में ही रखेंगे, इस जीरो को राइट हैंड साइड, देन जीरो, ओके, फिर 101। थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं, विच वुड बी 000101। ओके, ये जीरो उधर की उधर रहा, ये जीरो यहां भी चला गया, ये जीरो यहां चला गया, ये 1 यहां, एंड दिस इज लॉस्ट। Very simple understanding, everybody. How we are trying to achieve about the concepts related to the arithmetic and the logical shift operations. Third type of the operation, which is the program control operations. Okay, program control में क्या क्या होता है? It's basically those operations which will control the flow of the program. जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं जो प्रोग्राम के पर्टिकुलर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं? एनीबॉडी कैन ट्राई? कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हो सकते हैं जो फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग क्या करते हैं भाई, ये मेरा प्रोग्राम है, हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम लेते हो, वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, ऐसा बोल दिया कि भैया बीच से कहीं पे यहां से यहां चले जाओ, या कभी ऐसा बोल दिया कि तुम यहां से यहां चले जाओ, ठीक। तो इस तरीके से हमने उसके फ्लो में चेंज कर दिया, ठीक है। सो अब ये पर्टिकुलर जो फ्लो में हमने चेंज किया, ये किस तरीके से हो सकता है? अगर आप लॉजिकली बोलने की बात करें तो हमने लगाया इफ एल्स। फॉर एग्जांपल, इफ कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो गो टू दिस, एल्स गो टू दिस। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं हुई, इफ नॉट, तो इसको करेगा। तो हमने बेसिकली क्या कर दिया, वी हैव गिवन अ पर्टिकुलर फ्लो ऑफ द एंटायर सीक्वेंशियल फ्लो को हमने अपने हाथ में कर दिया। ओके, तो कुछ लोगों ने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, वी कैन यूज दिस बाय अ कंसेप्ट ऑफ द इफ, एल्स, फॉर लूप्स, जंप, ब्रांच, ये सब तरीका हम लोग लगा सकते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें अपने लेवल पे कौन कौन से आएंगे, मतलब एट द असेंबली लेवल। असेंबली लेवल कोड में बेसिकली हमारे पास आता है जंप, ब्रांच, ओके, फिर आता है स्किप। जब भी हम इफ एल्स लगाते हैं तो इट विल यूज अ पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्किप, जहां पे वो क्या करेगा कि एक पर्टिकुलर से दूसरा स्किप कर देगा, ठीक है। अगर इफ एग्जीक्यूट किया तो एल्स को स्किप कर दिया, एल्स एग्जीक्यूट किया तो इफ को स्किप कर दिया, समथिंग लाइक दैट। ओके, उसके बाद आता है कॉल, रिटर्न। ओके, सो कॉल, रिटर्न। ओके, ये बहुत सिंपल सा फंडा है। ओके, देन वी आर हैविंग वन मोर थिंग, जहां पर हम लोग कह सकते हैं कंटिन्यू, CUN मीन्स कंटिन्यू, मतलब अब टिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड,
अब टिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड हम उसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे. यू कैन ऑल्सो से इट वॉज ज्वांच एंड जंप, बट ये थोड़ा एक न्यूअर वन है. ओके, सो कंटिन्यू मीन्स वी वुड continue the execution, okay, for longer time until a condition is matched. ओके, तो ये एडवांस फॉर लूप जो हम लोग फॉर लूप लगाते हैं इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं. स्किप कहां पे यूज करेगा? अगर इफ में कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ओके, तो हम लोग इधर स्किप लगा देंगे. ये सारे के सारे मतलब स्किप में मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट जितने भी इंस्ट्रक्शन है एल्स के वी आर नॉट स्किपिंग देम. अगर इफ में मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम यहां स्किप लगा देंगे. मतलब हम एल्स में एग्जीक्यूट करेंगे तो इफ के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वहां स्किप लग जाएंगे. So based on the condition, we are dynamically providing this particular type of the operations. कभी कभी ये स्टैंडर्ड स्टैटिक कंडीशन भी हो सकती है, कभी कभी डायनामिक कंडीशन भी हो सकती है. बेस्ड ऑन द प्रोग्राम ये एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा. कॉल इज फॉर कॉलिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, फंक्शन या तो फिर यू कैन से कॉलिंग अ सबरूटीन. ओके, कॉल इज बेसिकली कॉलिंग अ पर्टिकुलर सबरूटीन. सबरूटीन का मतलब क्या होता है? वी कॉल दैट पर्टिकुलर सबरूटीन एज अ फंक्शन, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोल देंगे? एक फंक्शन बोल देंगे. रिटर्न मीन्स रिटर्न बैक फ्रॉम दैट फंक्शन. Okay, so return means what? We are returning back from that particular function. Okay, so this is the concept related to this. Skip, everybody have explained कि skip में क्या रहता है? We are just skipping these particular words or particular instruction. Call, it is calling a particular subroutine. Return means returning from a particular subroutine to the previous one. Okay, continuous मतलब ये continuous रहेगा. Jump और branch उन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ये दोनों क्या होते हैं? सो जंप एंड ब्रांच दोनों के दोनों यूज होते हैं फॉर जंपिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. प्रैक्टिकली अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं रिलेटेड टू दिस, तो प्रैक्टिकली प्रोग्राम में ये कहां कहां पे यूज होते हैं? This can be used in the case of a loops. अगर मेरे पास कोई while loop है, कोई for loop है, अगर कंडीशन नहीं मैच हुई तो हम क्या कर लेंगे? आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर पार्ट वी अगेन जंप बैक टू दिस. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग विद रिलेटेड टू द लूप्स. दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग. सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग क्या करेंगे? एक बार हमारा लूप्स के अलावा वी विल ऑल्सो यूज द जंप फॉर इफ एल्स. We will also use for go-to. Okay, so these are some of the concepts where we can use the jump and the branch. अब दोनों का डिफरेंस थोड़ा समझ लेते हैं. Branch can be conditional or unconditional. जो मेरे पास ब्रांच रहेगा या तो वो कंडीशनल हो सकता है या तो वो अनकंडीशनल हो सकता है. जंप इज मेजरली अनकंडीशनल. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई लूप लिखा है, ठीक है, मैंने एक फॉर लूप लिखा है. ओके, तो इस फॉर लूप में अगर वो कंडीशन अभी भी बाकी है, अगर मुझे चेक करने की कंडीशन अभी भी बाकी है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं ब्रांच कर दूंगा. ओके, बेस्ड ऑन द कंडीशन टू वेयर? टू दिस लोकेशन. मान लो ये लोकेशन नंबर है 1000 फॉर एन एग्जांपल, तो मैं उस लोकेशन पे करूंगा. ठीक है, सो बेस्ड ऑन द कंडीशन आई विल हैव द ब्रांच टू दिस.
Okay, so this would be the concept which would be working with this particular part. कंडीशन जो भी होगी मैं यहाँ पे प्रोड्यूस करूंगा वो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सो फॉर लूप के एंड स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं दिव्या, हम लोग बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू ब्रांच इट टू द बैक वन, ठीक है। मान लो कि फॉर लूप के अंदर भी हम बाद भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, तो फॉर लूप कंटिन्यूस एग्जीक्यूट करता रहेगा, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रांचिंग बेस्ड ऑन द कंडीशन टू दिस। ओके, तो एक्चुअल में हम लोग होता क्या है कि हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस और i इक्वल टू 0। मैंने अगर इतना फॉर लूप लिखा तो मैं यहाँ पर कंडीशन क्या डाल दूंगा, इंटरनली ये वर्क कैसे करेगा, मैं उसको करूंगा i की जो भी अभी वैल्यू है i प्लस प्लस इज लेस देन 1000, ओके लेस देन 5, देन वी आर, दिस इज माई कंडीशन। अगर ये कंडीशन मैच होती है तो ब्रांच बैक टू हियर, सिंपल लॉजिक। ओके, so this is the logic which you are applying for this particular branch. Okay, अगर मैं go to यूज कर रहा हूं, go to मुझे किसी लोकेशन पे जाना ही जाना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोलता हूं 1000 लोकेशन, तो मैं जंप यूज करूंगा which will be 1000. Okay, so this is majorly without any condition. ओके, ये मेजरली मेरा जो रहेगा वो विदाउट एनी पर्टिकुलर कंडीशन रहेगा। ये जो पर्टिकुलर है इट इज बेसिकली विथ कंडीशन। ओके, तो दोनों में डिफरेंस समझ लो। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है ब्रांच, जिसमें आपको कंडीशन भी दे, कंडीशनल भी हो सकता है या अनकंडीशनल भी हो सकता है। दूसरा ऑपरेशन है जंप, which can be conditional, sorry it can be majorly unconditional. Okay, अब ब्रांच और जंप दोनों में होगा क्या, एक तो ऑपकोड होगा, दिस इज बेसिकली माय ऑपकोड। अगर मैं इंस्ट्रक्शन में करता हूं तो एक तो मेरा ऑपकोड हो गया, ओके दूसरा मेरा क्या इंफॉर्मेशन होती है, विच इज माई बेसिकली व्हाट रजिस्टर्स और यू कैन से माई ऑपरेशन। सो मैं कहां पर जंप करने वाला हूं, कहां पर मैं ब्रांच करने वाला हूं वो, ठीक है। सो दिस इज माई सेकेंडरी थिंग विच इज रिलेटेड टू माई व्हाट यू कैन से ऑपरेंड, ओके। और ये वाला भी पूरा की पूरा पोर्शन को हम ऑपरेंड कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रक्शन में सिर्फ दो ही चीज होती है। एड्रेसिंग मोड को अगर साइड पे रखे अभी के लिए उसका डिस्कशन हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो दो ही चीज होती है, विच इज ऑपकोड एंड अ पर्टिकुलर ऑपरेंड। ऑपकोड तो सेम जगह रुकेगा, चाहे वो ब्रांच है चाहे वो जंप है, ठीक है। ऑपकोड का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, वो सेम जगह रुकता है, ओके। तो अब बेसिकली समझने की कोशिश करते, तो ये इधर ऑपरेंड जो है उसी में आप कंडीशन भी डालोगे प्लस आप क्या डालोगे, रजिस्टर। दिस ऑपरेंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन प्लस योर एड्रेस, जहां पे भी आपको जंप करना है। दिस ऑपरेंड इज जस्ट हैविंग द एड्रेस। सो कौन सा ऑपरेंड के लिए एड्रेस के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, विच वन विल गेट मोर स्पेस फॉर एड्रेस, जंप या ब्रांच, क्या लगता है एनीबॉडी? सिंपल सा लॉजिक है, यहां पे सिर्फ एड्रेस है, यहाँ पे कंडीशन प्लस एड्रेस है, तो बेसिकली जंप इज हैविंग अ हायर पार्ट और यू कैन से अ हायर मेमोरी स्पेस फॉर एड्रेस। सो यू कैन से कि अगर मुझे बहुत दूर तक जंप करना है, आई विल बी यूजिंग अ जंप, ठीक है। अगर मुझे मान लो कि बहुत लंबे एड्रेस पे जंप करना है तो मैं जंप को यूज करूंगा, ओके। और कंडीशन में किसी और तरीके से वहां पे लगाऊंगा, ठीक है। आई विल यूज सम अदर वे टू मेक दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ओके। और अगर मुझे छोटे डिस्टेंस के लिए करना है देन आई विल यूज अ पर्टिकुलर ब्रांच, ओके। तो जंप इज मेजरली यूज फॉर द लॉन्गर, इट इज मेजरली यूज्ड फॉर longer jumps, okay. This is majorly used for shorter jump,
ठीक है, अगर मेरी एड्रेस लोकेशन में मुझे छोटी जगह पर जाना है, देन आई वुड बी यूजिंग अ ब्रांच, अदरवाइज आई वुड बी यूजिंग अ जंप। ठीक है, ब्रांच, अब हमने देखा कि ब्रांच में पर्टिकुलर कंडीशंस हम लोग लगा सकते हैं। ओके, तो ब्रांच में कंडीशंस कैसे लगाते हैं, हम उसका भी थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। ठीक है, सो ब्रांच विथ कंडीशन, अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस ऐसे आते हैं। एक होता है ब्रांच व्हेन 0। ठीक है, एक बहुत कॉमन सा कोड है ब्रांच व्हेन 08, मतलब एक ही वैल्यू जब 0 होगी तब वो उस पर्टिकुलर लोकेशन, लेट्स से 1000 लोकेशन पे जंप करेगा। ओके, ब्रांच व्हेन नॉन 0A, तो वो 1000 लोकेशन पे जंप करेगा। ओके, ब्रांच व्हेन इक्वल AB, तो वो 1000 लोकेशन पे जंप करेगा। ब्रांच व्हेन नॉट इक्वल AB, तो वो 1000 लोकेशन पे जंप करेगा। तो बेसिकली ब्रांच की बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट आई वुड बी हैविंग डिफरेंट आउटपुट्स। ओके, जब इक्वल है तब ये होगा, जब नॉट इक्वल है तो ये होगा। ओके, सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई। सो इक्वल इज BE एंड नॉट इक्वल इज BNE। ओके, इक्वल इज बेसिकली BE एंड नॉट इक्वल इज BNE। Okay, this is how we are representing about a particular branch and zone. Okay, और भी इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ब्रांच व्हेन हायर इक्वल टू, ब्रांच व्हेन लोअर इक्वल टू। ओके, सो इस तरीके से वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई अबाउट द डिफरेंट ब्रांच बेस्ड कंडीशंस। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है किस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहला हमने क्या किया, हमने समझा अबाउट दी जंप एंड दी ब्रांच। तो जंप बेसिकली मेजरली अनकंडीशनल होता है, ब्रांच मेजरली होता है वो कंडीशनल पे रहता है। ओके, और ब्रांच जो कंडीशनल पे रहेगा, सब लोग इतना लिख दो पहले, तो हम सारी की सारी ब्रांच के अंदर जितने भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है सबको यहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं। ओके, सो बीआर विथ कंडीशन में फर्स्ट दो है ब्रांच व्हेन 0। ओके, और दूसरा है ब्रांच व्हेन नॉन 0। ओके, सो ब्रांच व्हेन इक्वल, ब्रांच व्हेन नॉन इक्वल। उसके बाद वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन ब्रांच व्हेन हायर, ब्रांच व्हेन लोअर। ठीक है, सो हम लोग उसको यहां पे कर सकते हैं कि जब भी अपने पास कोई हायर वैल्यू है, ओके, अगर मैं बोलता हूं ब्रांच व्हेन हायर A इज ग्रेटर देन 5, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन बोला था कि एक ही वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है कि नहीं होता। ठीक है, सो 1000 लोकेशन पे जाओ, ये लोकेशन है, ये जो डिफॉल्ट लोकेशन 1000 बोली है अब तक यहाँ पर। ठीक है, आप कोई और लोकेशन भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन ऑल्सो से ब्रांच व्हेन लोअर A5, मतलब अगर एक ही वैल्यू जो है A में जो मेरा डेटा है वो 5 से कम है फॉर एग्जाम्पल, देन इट विल ब्रांच टू द 1000 लोकेशन। दिस इज अ जेनरिक लोकेशन, ये इट कैन बी एनी लोकेशन, रिमेंबर। कंफ्यूज मत होना कि अभी हमने हर एक में 1000 क्यों लिखता हूँ, 1000 से मुझे प्यार क्यों इतना, मुझे कोई प्यार नहीं, जैसे रैंडम एग्जांपल लिया है। ओके, सो ब्रांच व्हेन हायर, ब्रांच व्हेन लोअर, सॉरी मिस्टेक, ब्रांच व्हेन हाई इक्वल टू, हायर देन इक्वल टू यू कैन से। ओके, ब्रांच व्हेन लोअर इक्वल टू। सो जनरली ये जो हमने चार लिखे, ब्रांच व्हेन हाई इक्वल टू लोअर, हायर, लोअर, हाई इक्वल टू, लोअर इक्वल टू, उसी के चार कंपैरिजन में चार और भी बनते हैं। ब्रांच व्हेन ग्रेटर, ब्रांच व्हेन लेस, ब्रांच व्हेन ग्रेटर इक्वल टू, ब्रांच व्हेन लेस इक्वल टू। ओके, तो जैसे कि पर्टिकुलर हमारे पास हायर लोअर सब चीज होती है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, या ब्रांच विद हायर में A ग्रेटर देन 5 चेक होता है, परफेक्ट, मतलब A इज ग्रेटर देन 5, सिंपल। ओके, जनरली ये ग्रेटर लोअर और हायर लोअर दोनों में सेम चीज है, बट ये डिफरेंस क्यों किया गया है कि जब भी कोई हम साइंड इंटीजर लेते हैं,
याद रखना, जब भी कोई पर्टिकुलर साइंड इंटीजर लेते हैं तो वी आर यूजिंग दिस साइंड बेस्ड कंपैरिजन। और जब भी कोई अनसाइंड बेस्ड कंपैरिजन होता है सो हम इसका यूज करते हैं। ओके, जस्ट अनसाइंड साइंड में अलग अलग रेंजेस होती है। ओके, उन अलग अलग रेंजेस को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ अनसाइंड एंड साइंड बेस्ड कंपैरिजंस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भी दोनों में होता है इक्वल होता है, और दोनों की दोनों में हम लोग इक्वल टू के लिए सेम है, चाहे वो अनसाइंड हो साइंड हो, इट इज द सेम फॉर इक्वल टू नॉट इक्वल। Okay, so the same thing would be applied in the case of the equal to or not equal to. Okay, so ये हो गए सारे के सारे comparisons according to the values. Okay, तो ये हमने जितने भी comparisons किए फ्रेंड्स, ये सारे और ये गिनाकर ये इधर से इधर तक के सारे comparisons is comparison with values. ओके, सिमिलरली एक और दूसरे टाइप के कंपैरिजन होते हैं विच इज द कंपैरिजन विथ फ्लैग्स। ओके, फ्लैग्स के कंपैरिजन कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने एक बोल दिया जीरो, जीरो करके मेरे पास एक फ्लैग आता है। वैसे मेरे पास टोटल 4 टाइप के फ्लैग्स है। ओके, विच इज जीरो, कैरी, साइन, ओके, एंड यू कैन से द फोर्थ वन इज बेसिकली द यू कैन से ओवरफ्लो। ओके, सो जीरो, कैरी, साइन एंड ओवरफ्लो। ठीक है, सो कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है, एनी इंस्ट्रक्शन विच वी डू, चाहे उसमें आपने कोई भी टाइप का कैलकुलेशन किया हो, एडिशन किया हो, सब्ट्रैक्शन किया हो, कुछ भी किया हो, ठीक है, ट्रांसफर किया हो, कुछ भी, जनरली वो 4 टाइप के फ्लैग सेपरेट करता है। These are the default flags which will be present for any particular instruction. ठीक है, डिफॉल्ट फ्लैग्स में कौन कौन से आते हैं, एक आता है जीरो फ्लैग, एक आता है कैरी फ्लैग, एक आता है साइन फ्लैग, एक आता है योर ओवरफ्लो फ्लैग। जीरो को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी अकेले को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज P। बाकी सबका Z, C, S ही है, खाली इसको हम लोग ये करते हैं। ठीक है, फ्लैग का मतलब क्या होता है हम उसको पर्टिकुलर समझते हैं। अभी हमने जो भी आउटपुट निकाला, हम कोई भी ऑपरेशन करते क्यों है फ्रेंड्स, हमें कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए। मैं अगर 2+3 करूंगा तो क्यों करूंगा, मुझे उसका आउटकम चाहिए 5। ठीक है, मैं A एंड B करूंगा तो क्यों करूंगा, मुझे उसका आउटकम चाहिए दिस। तो जो भी मेरा आउटपुट निकलता है, द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन, जो भी मेरा निकलता है उसके हिसाब से द फ्लैग्स आर सेट। ठीक है, इससे मुझे बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द आउटपुट। क्या मुझे बेसिकली हम लोग जनरली कोई भी करंट पास करते हैं तो जीरो या नॉन जीरो के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि करंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये मुझे उसके लिए हेल्प करता है। ओके, कैरी हम लोग कभी भी कोई एडिशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऊपर कोई कैरी एक्स्ट्रा बिट आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सो मेजरली ये देखा गया कि बहुत सारे ऑपरेशंस में ये 4 फ्लैग का जनरली यूज होता है। ठीक है, जब भी कोई लिमिट आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, इफ यू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर लिमिट, वो लिमिट से ऊपर या कहीं नीचे चला गया, ठीक है, मतलब पॉजिटिव ऊपर चला गया या नेगेटिव नीचे चला गया, देन इट्स एन ओवरफ्लो फ्लैग। मतलब बेसिकली ये इंफॉर्मेशन अपने को जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें कोई फ्लॉ है कि नहीं, उसकी बेसिक चीजें के लिए है। ठीक है, इसके अलावा भी बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन क्रिएट मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग्स। हम अपनी मर्जी से बहुत सारे फ्लैग ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज द डिफॉल्ट फ्लैग्स। ये जो है ये सारे डिफॉल्ट है, जो सिस्टम ने इंटरनली आइडेंटिफाई किया कि इसका अगर हम यूज करेंगे तो हर किसी को हेल्पफुल होगा अपना ऑपरेशन करने के लिए इंटरनली। ये कंट्रोल यूनिट को बहुत काम आएगा,
ALU को बहुत कम आएगा, तो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। इसका हम कुछ यूसेज बाद में भी देखेंगे, जिसके बेस पे कंट्रोल यूनिट अपना खुद का कुछ डिसीजन भी ले रहा है किस तरीके से, ठीक है। बट दिस इज व्हाट दी बेसिक यूसेज फ्लैग्स। अब इस फ्लैग के बेस पर हम लोग अपनी कंडीशंस भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला ब्रांच व्हेन 0, तो ए मेरा क्या है, कोई आउटकम है, लेट्स से एनी आउटकम ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। अगर ये आउटकम मेरा 0 है तो मैं ब्रांच करूंगा। ब्रांच व्हेन कैरी सेट, कैरी सेट का मतलब क्या है कि हाँ भी उन दोनों में कोई कैरी है, ओके। बीबीबी इज रिप्रेजेंट फॉर दिस साइन, साइन में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो ब्रांच विथ प्लस ये बोलता है कि अगर कोई प्लस है, मतलब जो मेरा आउटपुट आया वो प्लस है तो ब्रांच करो। ब्रांच विथ इफ इट इज माइनस, ओके। सो ब्रांच इफ इट इज प्लस, ब्रांच इफ इट इज माइनस, ये दोनों मेरी साइन के लिए काम करते हैं, विच इज P is for plus, M is for minus, ठीक है। सो बोथ इंटरनली यूज फॉर माई साइन, लेकिन साइन के लिए जैसे मैंने यहां पर किया था वैसा सीन नहीं है, ओके। ओवरफ्लो बिट कब सेट होगा, जब मेरा कोई भी ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन का जो आउटपुट मुझे आ रहा है वो मेरी जो डिफाइंड रेंज है उसके ऊपर आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 3 बिट का एडिशन करता हूं, ओके। 3 बिट में क्या क्या वैल्यू आ सकती है, 0 से लेकर 7 तक वैल्यू आ सकती है, लेकिन मैं करता हूं 4 + 5, सो 4 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ 3 बिट, 5 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ 3 बिट, लेकिन 4 + 5 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 इज नॉट बीन रिप्रेजेंटेड इन द 3 बिट, ओके। तो मैं बोलूंगा कि भैया मैंने इनपुट में 3 बिट दिया था, लेकिन मेरा आउटपुट 4 बिट का आया, ओके। सो बेसिकली माय ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट। सो आई विल आल्सो से इफ देयर इज एन ओवरफ्लो सेट, ओवरफ्लो इज सेट। सो इस तरीके से मैं ब्रांच के भी अलग अलग टाइप के कंडीशंस दे सकता हूं। दिस आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लैग बेस्ड कंडीशन। इन सारी को हम लोग क्या कहेंगे, वी कॉल एज अ फ्लैग बेस्ड कंडीशंस इन ब्रांच। ऑपकोड तो फटाफट से एक बार दोहरा देते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था विद डेटा ट्रांसफर, which was our first and the foremost thing. Secondly, we had understand about the data manipulation, and तीसरा था वो था प्रोग्राम कंट्रोल, ठीक है। डेटा ट्रांसफर में हमने बहुत सारे देखे कि भैया उसके अंदर क्या क्या था, वी आर यूजिंग दी पुश, पॉप, मूव, एक्सचेंज, इन, आउट, उसके बाद आता था लोड स्टोर, ओके। सेकेंडली डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन में 3 थे, अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड शिफ्ट। अरिथमेटिक लॉजिकल सबको पता है, विच इज एड, सब्ट्रैक्ट एंड ऑल। लॉजिकल में एंड और नॉट, उसको इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, वो आपको आ जाएगा, ठीक है। कमिंग टू दी शिफ्ट, शिफ्ट में बेसिकली हमने 6 देखे, विच वॉज बेसिकली शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। उसके बाद बनेंगे 2, विच इज दी रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, ओके। फाइनली उसके बाद वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड अबाउट द थर्ड वन, विच इज द प्रोग्राम कंट्रोल। प्रोग्राम कंट्रोल में जहां हम पूरे प्रोग्राम के सिस्टम को हैंडल करते थे, दैट्स व्हाट बेसिकली द प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल, जिसमें हम प्रोग्राम को स्टैटिक सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में ना लेकर वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन अबाउट द फ्लो इन आवर चॉइस, जिसमें हमने ब्रांच को देखा, जंप को देखा, स्किप को देखा, कॉल को देखा, रिटर्न को देखा, ठीक है, कंडीशन को देखा, continuous को देखा, okay. So these are related with the parts, okay. So on that note we can complete today.